हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, इसका ये पार्ट 7 है और मध्य प्रदेश का इतिहास का ये पार्ट 7 है और मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास का ये पहला वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य का, जिनका उदय जो होता है मुगलों के पतन के बाद होता है। मराठा साम्राज्य का उदय और मध्य प्रदेश के इतिहास में उसका जो प्रभाव हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हम होलकर वंश और सिंधिया वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इन टॉपिक्स में हम मराठों का उत्कर्ष, होलकर वंश, सिंधिया वंश और अंग्रेजी साम्राज्य मध्य भारत का विलय, इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष, जैसा कि आप जानते हैं, मराठों का जो उत्कर्ष हुआ वो मुगलों के पतन के बाद होता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके बाद उनके जो अष्टप्रधान हुए उनमें प्रधानमंत्री या वजीर का पद होता था, उसे पेशवा कहा जाता था। तो उन्हीं पेशवाओं का काल मराठों के बाद का काल है। और इस प्रकार पेशवाओं के काल के समय मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मराठों का उत्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ साथ प्रदेश में इतिहास का एक नया युग प्रारंभ हुआ। मराठों का उत्कर्ष होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, 1600 ईस्वी में इसका भारत 1602 ईस्वी में भारत आई थी और धीरे धीरे करके उन्होंने व्यापार करके भारत में साम्राज्य स्थापित किया। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और पेशवा की जब बात की जाएगी तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए, उसके बाद बाजीराव प्रथम जो हुए, जो एक काफ़ी शक्तिशाली पेशवा हुए। तो पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय का अभियान प्रारंभ किया अपने शासनकाल में। 1720 से 1740 के आसपास का इनका काल है पेशवा बाजीराव का। तो ये काफ़ी शक्तिशाली पेशवा हुए और इसमें इनके उत्तर भारत के अभियान जब इन्होंने प्लान किया उस समय विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। तो विंध्य प्रदेश के शासक कौन थे? चंपत राय थे और उस समय मुगल बादशाह थे औरंगजेब। ओके, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर का पुत्र औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब का उस समय शासन चल रहा था और इनकी नीतियों के खिलाफ चंपत राय ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। चंपत राय के एक पुत्र होते हैं छत्रसाल पुत्र होते हैं और छत्रसाल ने विंध्य प्रदेश के अलावा और जो उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्र हैं उनको जीत लिया। ओके, उसके बाद जो उस समय मुगल सूबेदार हुए बंगस से इनका सामना होता है और संघर्ष करना पड़ता है। और बंगस जो मुगल सूबेदार हुआ करता था उस समय, तो उनसे सामना करने के लिए उन्होंने पेशवा बाजीराव की सहायता भी लिया था और दोनों ने मिलाकर बंगश को परास्त किया। आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें जो रणवीर सिंह ने बाजीराव प्रथम का किरदार निभाया था और जो सागर के वही छत्रसाल जो है उस समय इन्हीं ने उनकी पुत्री ने सहायता मांगी थी पेशवा बाजीराव से, अपने पिता के लिए सहायता मांगी थी और बाजीराव जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं और उनको बंगस को पराजित करते हैं। आपने देखा ही होगा मूवीज़ में। तो इस प्रकार दोनों ने मिलकर बंगस को परास्त किया। तो इसके बाद की जो कहानी है वो हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र माना, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता की थी तो इन्होंने पुत्र के समान माना। और उसके बाद सागर, दमोह, जबलपुर, धमोनी, शाहगढ़ और ग्वालियर के क्षेत्र इन्हें प्रदान किए, जो उस समय छत्रसाल के अधीन आते थे। वे क्षेत्र उन्होंने पेशवा बाजीराव को
प्रदान किए। इस समय बात की जाए गढ़मंडला की, तो उस समय गोंडों का साम्राज्य हुआ करता था और उनके एक प्रसिद्ध राजा नरहरि शाह उस समय हुए। नरहरि शाह गोंड साम्राज्य के राजा हुए गढ़मंडला के। तो उस नरहरि शाह को मराठों से संघर्ष करना पड़ा और इसमें जो मराठे सूबेदार थे आबा शाह मोरो और बापूजी नारायण, इन्होंने इन्हें हराया। किसे हराया? गोंड राजा नरहरि शाह को हराया और बाद में उन्होंने अपने क्षेत्र में अधिकार कर लिया, मराठा साम्राज्य मिला लिया गढ़मंडला को। और कुछ वर्षों के उपरांत जब जो पेशवा है उन्होंने रघुजी भोसले नाम के सूबेदार को इस क्षेत्र को दे दिया। किसे दे दिया? रघुजी भोसले को दे दिया। और उनके पास पहले से ही नागपुर का क्षेत्र सम्मिलित था। नागपुर का क्षेत्र पहले से उनके पास सम्मिलित था और उन्होंने इस क्षेत्र को भी दे दिया, गढ़मंडला के आसपास के क्षेत्र को। बाद में मराठों में आंतरिक कलह देखने को मिलती है और इसी कलह का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने उनके मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और 1818 में पेशवाओं को हराया इन्होंने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये अंग्रेज जो है मराठों को हरा देते हैं और पूरी तरह मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो पेशवा को हराकर उन्होंने जबलपुर सागर क्षेत्र को रघुजी भोसले से छीन लिया। ओके। और 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने उत्तराधिकार के मामले पर नागपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अंग्रेजों के साम्राज्य में ये क्षेत्र चला गया। ओके, तो ये हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे होलकर वंश को। होलकर वंश जो है, होलकर वंश भी मराठों का ही एक वंश है और इस वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने 1730 में की थी। ओके, और इन्होंने 1732 में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने मल्हार राव होलकर ने। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि होलकर वंश की स्थापना किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो आप इसे याद रखिए। और इन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली मराठों के सूबेदार हुआ करते थे और 1721 में ये मराठों के सूबेदार बने, सैन्य अधिकारी बने, फिर बाद में वो सूबेदार बने। और जब पेशवाओं का जो उत्तरी भारत का अभियान था उसमें इन्होंने काफ़ी मदद की थी मल्हार राव होलकर ने, और इनसे पेशवा जो है इनसे प्रभावित होकर इन्हें अपना प्रमुख सूबेदार इनको बनाया। बाद में लास्ट तक ये मराठों का साथ देते हैं और तृतीय पानीपत युद्ध तक भी ये इनका साथ देंगे। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। ये मराठों के सूबेदार थे और इनके जो एक पुत्र थे खंडेराव होलकर, खंडेराव होलकर थे इनके पुत्र। तो इनके पुत्र और इनके पुत्र की जो पत्नी थी वो थी अहिल्याबाई होलकर। ओके, तो 1733 में खंडेराव होलकर के साथ अहिल्याबाई का विवाह हुआ। वो भी मात्र कम उम्र में, मात्र 8 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ खंडेराव होलकर के साथ, जो कि मल्हार राव होलकर के पुत्र थे खंडेराव होलकर। इस प्रकार जो अहिल्याबाई होलकर है वो मल्हार राव होलकर की बहू हुई। ओके, अब बाद में क्या होता है कि कुंभार के युद्ध में 1767 में खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। वीर गति को प्राप्त होते हैं, एक तोप इनको लग जाती है, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय अहिल्याबाई की जो उम्र थी मात्र 21 वर्ष की थी। तो इस प्रकार जो खंडेराव होलकर का समय काल है वह 1745 से 1767 तक रहता है। 1745 से 1767 तक रहता है। ओके, बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती खंडेराव होलकर की, और उनकी मृत्यु के बाद 1766 में मल्हार राव की मृत्यु होती है और उसके 1 वर्ष बाद इनके पुत्र खंडेराव होलकर की भी मृत्यु हो जाती है। जब इनके जो अहिल्याबाई है इनके ससुर अर्थात मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है, इनके पति का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद ये जो हैं
शासन की बागडोर अपने हाथ में लेती है, अहिल्याबाई होलकर। ओके, और अहिल्याबाई होलकर का जो शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल रहा है 1766 से 1795 ईस्वी तक। और इन्होंने अपने शासनकाल को बहुत अच्छी तरह से चलाया और इन्होंने काफ़ी अच्छा शासन दिया। एक न्यायपूर्ण शासिका साबित हुई और वो धार्मिक सहिष्णु भी थी और उन्होंने काफ़ी सारे सामाजिक कार्य भी किए। इन्होंने अनेक जगह जगह पर कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया, जलाशयों का निर्माण कराया और बहुत से तीर्थ घाटों का भी निर्माण कराया। अहिल्याबाई का शासनकाल लगभग 29 से 30 वर्ष चला, जो कि 1766 से 1795 तक। ओके, वो एक न्यायप्रिय शासिका थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने एक पुत्र को हाथी से कुचलवा दिया, जिसका कारण था इन्होंने उन्हें सजा दी थी। इससे साबित होता है कि ये काफ़ी न्यायप्रिय शासिका रही है और काफ़ी सम्मानीय शासिका रही है और काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है। ओके, तो इस प्रकार होलकर वंश का शासन रहा मालवा क्षेत्र में। और जिस समय मालवा क्षेत्र में होलकर वंश का शासन था, उसी समय जो ग्वालियर व इसके आसपास के क्षेत्र में सिंधिया वंश का भी शासन था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इमेज देख सकते हैं, ये है मल्हार राव होलकर फर्स्ट इमेज में, दूसरे में है इनके पुत्र खंडे राव होलकर, और ये दो नीचे में जो दो इमेज है वे देवी अहिल्याबाई होलकर की इमेज है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो इमेज है ये है अहिल्या घाट की इमेज है, चित्र है, ये भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार होलकर वंश का शासन जो है मालवा और इसके आसपास के क्षेत्र तक रहा और मल्हार राव होलकर इसके संस्थापक थे। बिल्कुल आप याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिंधिया वंश की। सिंधिया वंश की स्थापना जो है राणोजी सिंधिया ने किया। और राणोजी सिंधिया ये जो थे कौन थे, महाराष्ट्र के सतारा जिले के कन्नेरखेड़ गांव के एक पाटिल थे, जानको जी राव उनके पुत्र थे। राणोजी सिंधिया, ऐसा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा राणोजी सिंधिया ने। ओके, और एक कौन थे, जानको जी राव, जो कि कन्नेरखेड़ गांव के एक पाटिल थे, उनके पुत्र थे। और 1726 ईस्वी में पेशवा द्वारा मालवा का सूबेदार इन्हें बनाया गया। तो उस समय पेशवाओं के द्वारा मालवा में दो सूबेदार बनाए गए, एक तो होलकर वंश में मल्हार राव होलकर को, और जो ग्वालियर क्षेत्र में इनको बनाया गया राणोजी सिंधिया को। ओके, तो ये दोनों जो थे मराठों के क्या थे, सामंत थे, सूबेदार थे, सिंधिया वंश के संस्थापक और होलकर वंश के संस्थापक। ओके, अब क्या होता है, 1750 में इनकी मृत्यु हो जाती है राणोजी सिंधिया की, और इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए महादजी सिंधिया, जिनका शासनकाल 1761 से 1794 तक का है। और इस वंश के काफ़ी प्रतापी उत्तराधिकारी हुए महादजी सिंधिया, और इन्होंने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित किया और नर्मदा नदी से लेकर सतलज नदी तक का क्षेत्र इनका उस समय का था साम्राज्य में। इन्होंने बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और कठपुतली शासक के रूप में उन्होंने उनको सम्राट बनाया, और उनका शासन का पूरा नियंत्रण, जो आधिकारिक शक्ति थी, उन्हें अपने हाथ में लिया। और महादजी सिंधिया ने फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता से राजपूतों को उन्होंने हराया। तो इस प्रकार ये सिंधिया वंश के काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए महादजी सिंधिया। ओके, अब हम बात करेंगे 12 फरवरी 1794 को इनकी मृत्यु हो गई महादजी सिंधिया की। ओके, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए उनके चचेरे पर पोते हुए दौलत राव सिंधिया। और दौलत राव सिंधिया जो है, इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ग्वालियर को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। और बाद में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों से इनका सामना हुआ और इन्हें काफ़ी पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इस तरह से
तो सिंधिया जो वंश है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 ईस्वी में पूरी तरह जो सिंधिया वंश है, सिंधिया वंश तो चला किंतु उन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, अर्थात उनके अंडर में काम करते रहे। और इस प्रकार मालवा में देसी रियासतें बढ़ गई, बहुत सी देसी रियासतें आई बाद में, और ये लास्ट तक भारत की स्वतंत्रता तक ये देसी रियासत के रूप में इन्होंने शासन किया सिंधिया वंश ने। और आज भी आप देख सकते हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो पूर्वज हुए, ओके, वो भी ये सिंधिया वंश के ही हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कैसे हुआ। कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं, जीवाजी राव सिंधिया इनके बाद आए, दौलत राव सिंधिया के बाद। और जीवाजी राव सिंधिया जो थे इन्होंने देसी रियासतों के ये प्रमुख थे, और बाद में मध्य भारत जो मध्य प्रांत था उनमें ये प्रमुख नियुक्त किए गए, इसमें मध्य प्रांत के प्रमुख नियुक्त किए गए स्वतंत्रता के बाद। और जब तक मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ तब तक ये बने रहे, राज प्रमुख बने रहे मध्य प्रांत के। ओके, जीवाजी राव के बाद उनके पुत्र आए, उनके वंशज आए, माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिराज सिंधिया वर्तमान में है भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कैसे हुआ। तो अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मराठे युद्ध में जैसा कि मराठे साम्राज्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस प्रकार 4 आंग्ल मराठी युद्ध हुए, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठे युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को हराया, दूसरे में होलकरों को, तीसरे युद्ध में सिंधिया और चौथे युद्ध में भोसलों को परास्त किया और उनके जो काफ़ी क्षेत्र थे अपने अधिकार में ले लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में मराठों में फूट पड़ गई और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। ओके, जो अंतिम पेशवा अंतिम समय के जो पेशवा थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके समय में मराठों में फूट पड़ गई, आंतरिक कलह हुआ और इसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने सिंधिया से पूर्वी निमाड़ और हरदा, टिमरनी इत्यादि क्षेत्रों को छीन लिया और उसे मध्य प्रांत में मिलाया। ओके, पूर्वी निमाड़ जो कि खंडवा के आसपास का क्षेत्र है, इसे मिलाया, हरदा, खंडवा इत्यादि क्षेत्रों को। और अंग्रेजों ने होलकरों को भी उनकी शक्ति को सीमित किया और बाद में जो मालवा है छोटे छोटे राजाओं और उनके साम्राज्यों में बढ़ गया। और बाद में अंग्रेजों ने मध्य भारत में एक एजेंसी स्थापित की जिसका नाम था सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की। और मालवा के कई रियासतों में बंटने के बाद इन रियासतों पर नियंत्रण रखने हेतु, चूँकि ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे रियासतें, तो इन पर नियंत्रण रखने हेतु महू, नीमच, आगरा, बैरागढ़ आदि में सैनिक छावनियाँ स्थापित की ताकि इन पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इस प्रकार बाद में जो है इसके बाद का जो काल है वह अंग्रेजों मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वह अंग्रेजी शासन से संबंधित रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख तथ्यों के बारे में। इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी गतिविधियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। इस प्रकार आगे के 2 से 3 वीडियो में मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।